हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी टॉपिक नंबर 16 है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे चोल काल को। और 16 टॉपिक है, चोल काल है, और इसमें आई थिंक शायद 99 या 91 के आसपास इसमें क्वेश्चन हैं, यानी कि 100 के अंदर ही है क्वेश्चन। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके। ठीक है। और ये क्लास किस चीज़ के लिए रन हो रही है? तो ये हिस्ट्री की क्लास है, जो कि आपके GIC एग्ज़ाम और TGT PGT एग्ज़ाम के लिए विशेषकर रन हो रही है। इसके अलावा अगर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री तो सब में सेम ही आती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? तो ये धारण किया था परांतक प्रथम ने। ठीक है, तो परांतक प्रथम आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के उपरांत राजा हुआ। ये चोल वंश का वास्तविक संस्थापक और अपने वंश का पहला सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न शासक था, और इसने मदुरै के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरै पर विजय के उपलक्ष्य में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, और इसकी अन्य उपाधियां थी मधुरांतक, वीरचोल और संग्राम राघव। नेक्स्ट है, चोल शासक विजयालय के द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो चोल शासक विजयालय के द्वारा तंजौर विजय का जो उल्लेख हुआ है वो तिरुने डुंगलम अभिलेख में हुआ है। ठीक है। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। विजयालय 805 से 871 ईस्वी के बाद चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। चोल शासक विजयालय के द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तिरुनेंडुंगलम अभिलेख से प्राप्त हुआ। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवांगांडू और करंडे दानपत्र हैं, जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज तृतीय के समय का तिरुवेंदीपुरम अभिलेख है। नेक्स्ट है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो वो था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है। कुलोतुंग प्रथम चोल वंश का पराक्रमी, नरेश और महान प्रशासक था। कुलोतुंग ने चोल साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में अनेक सुधार किए, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार ये था कि उसने 2 बार 1086 से लेकर के 1010 भूमि का सर्वेक्षण करवाया और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उपज का आधार पर कर निश्चय किया। उसने अनेक कष्टदायक करों को हटाया। इसने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीति और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1077 में इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीनी शासक के राज दरबार में भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? तो वो था कुलोतुंग द्वितीय। कुलोतुंग द्वितीय विक्रम चोल का उत्तराधिकारी शासक था। वो धार्मिक रूप से असहिष्णु था। उसने नटराज मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठित गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, और इस मूर्ति को रामानुज ने इसे पुनः प्राप्त कर इसे तिरुपति में प्रतिष्ठित किया था। इसी वजह से रामानुज को वो अपने राज्य में इन्हें निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो वो था चोल राजवंश। चोल सेना की एक विशेषता ये थी कि उनके पास एक नौसैनिक जहाजी बेड़ा का संगठन था। इस शक्तिशाली जहाजी बेड़ा के कारण ही चोल राजाओं ने समुद्र या अनेक द्वीपों की विजय किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में चोलों दक्षिण पूर्व एशिया में मेलका जलडमरू मध्य से होने वाली समुद्री व्यापार को डकैती से सुरक्षा किए तथा समुद्रों में एक स्थायी सेना का स्थान भी बनाया। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में इस चोल झील का निर्माण भी किया, और इस नौसेना का संचालन चोलों ने रैंक के हिसाब से किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो ये दी गई थी चोल राजवंश को। चोल वंश के काइकोलार या कैकोलर समुदाय बुनकरों और व्यापारियों की श्रेणी थी, लेकिन वे भी सेनाओं को बनाए रखा। चोल काल के दौरान इनकी प्रमुख व्यापारिक और सैन्य भूमिकाएं थी। शाही चोल शासकों ने 10वीं से 13वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान मंदिर प्रशासन और भूमि के स्वामित्व में बड़ी भागीदारी थी। इनका श्रेय धन शक्ति में बदलाव को दिया जाता था। बुनकरों और व्यापारियों के वर्ग को कुशल एवं समृद्ध बना दिया गया था। भूमि का स्वामित्व अब ब्राह्मणों और वेलार भूमि मालिकों का विशेषाधिकार नहीं था। वो व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य तक चलती
रही थी। नेक्स्ट है राजराज प्रथम की उपलब्धियों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो ये नाम था राजराज का। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरिमोलीवर्मन था, जो 985 में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम के शासनकाल में चोलों की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में इसके युद्धों का वर्णन है। राजराज प्रथम की महत्तम उपलब्धि तथा नौसैनिक पराक्रम का उदाहरण लक्षद्वीप और मालदीव समूह के 1200 द्वीपों को जीतना था। राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग और लंका, उत्तरी लंका को जीत लिया था। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमोलीवर्मन था, जो 985 में गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम के एक लेख से ये सूचना मिलती है कि उसने कोल्लम, कोल देश तथा कोंडू गोलूर के राजाओं को पराजित किया तथा समुद्र के शासक से अपनी सेवा करवाई। केरल और पांड्य राज्यों को जीतने के पश्चात राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और उसने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के जारी किए थे। तंजौर अभिलेख से उसके सामरिक अभियानों का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था राजराज प्रथम। 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। आगे चलकर इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक राजराज प्रथम हुआ। उसने पांड्य, केरल और सिंघल की विजय की। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग की विजय कर उस पर अधिकार कर लिया। राजराज की एक महत्वपूर्ण विजय मालदीव की थी। मालदीव की विजय राजराज प्रथम की अंतिम विजय थी। उसने नित्य विनोद, शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड आदि प्रमुख उपाधियों को धारण किया था। नेक्स्ट है वो श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता के द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया। कौन था? तो ये था मार विजयोतुंग वर्मन, ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम के काल में शैलेंद्र वंशी शासक श्री विजय के द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए चूड़ामणि विहार को विजय के पुत्र मार विजयोतुंग वर्मन के द्वारा इसको पूरा किया गया था। इसकी देखरेख के लिए राजराज ने उसे ग्राम दान में दिए थे। नेक्स्ट है इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? तो वो है राजराज चोल प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो वो है पारांतक प्रथम। प्रथम सर्व सत्ता संपन्न चोल शासक पारांतक प्रथम था और उसने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। वेल्लूर के युद्ध में उसने पांड्य और सिंघल राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो ये नाम था वानवन महादेवी, ठीक है। राजराज प्रथम को चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है और इनके पिता का नाम सुंदर चोल और माता का नाम वानवन महादेवी था। इन्होंने तंजौर की प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, बैदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने। 985 में राजराज प्रथम के राज्यारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम ने 1000 ईसा पूर्व में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया और अपने संपूर्ण राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन किया। ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों के द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच कराया। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के पैर की माप की भूमि की नैमाइश का मापन होता था। नेक्स्ट है चोलवंश के शासकों की महानतम किस कार्य पर आधारित थी? तो महानता आधारित थी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। शेष शासन प्रणाली चोलवंश के शासकों की महानतम उपलब्धि थी। उत्कृष्ट केंद्रीय प्रशासन के अतिरिक्त चोलों के असाधारण शक्ति और क्षमता से युक्त स्थानीय स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण किया। पारंतक प्रथम के लेखों में उड़ सभा और महासभा व नगरम नामक संस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये है आपका पहले आदित्य चोल, फिर पारंतक चोल प्रथम, फिर राजाराज चोल प्रथम, फिर राजेंद्र चोल, इस तरह से आएगा। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तो राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। राजराजेश्वर या बहिदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में कराया था। ये भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और द्रविड़ स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो ये चलाई थी राजराज ने। राजराज चोल ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई और इसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। कर्नाटक में मिले एक अभिलेख में इसे चोल नारायण कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीविजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो ये दी थी आपको राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीविजय के शैलेंद्र नामक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों ने किनके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना करी? तो चोलों ने कांची के पल्लव को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। करिकाल के शासन के बाद चोलों की राजधानी शक्ति क्षीण हो गई और नवीं शताब्दी के मध्य तक इनका इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। नवीं शती के मध्य में 850 के लगभग चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ और उस समय हम विजयालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा को पल्लवों के सामंत के रूप में उरैयूर की समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करता हुआ पाते हैं। उरैयूर ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान था और इस समय पल्लवों और पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और चोल राज की पुनर्स्थापना करी। वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया और विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया। वो कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के वैदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो वो था राजराज प्रथम। चोल स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण है वैदेश्वर मंदिर। इसके निर्माण का श्रेय राजराज प्रथम को है और इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये एक विशाल मंदिर है जो 82 फुट लंबा है और इसका पिरामिड आकार का शिखर 190 फुट ऊंचा है। इस मंदिर के 4 भाग एक दूसरे से संबद्ध एक ही दूरी पर बने हुए हैं। ये भाग है नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह। सारा मंदिर एक चारदीवारी के भीतर बना हुआ है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गर्भगृह तथा शिखर। बर्सी ब्राउन के शब्दों में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। नेक्स्ट है, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियां। निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन यानी कि सिंघल को विजित किया था? तो वो था राजेंद्र प्रथम जिसने सिंघल को विजित किया था। ठीक है, तो राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा और वो अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। अपने पिता की भांति राजेंद्र प्रथम ने भी 1017 में लंका सिंघल पर आक्रमण किया। लंका नरेश महिंद पंचम पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर चोलराज भेज दिया गया, जहाँ कारागार में 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और संपूर्ण सिंघल पर अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासन पर बैठा और वो अपने पिता की भांति एक महान विजेता सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। तिरुवालंगांडू ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र प्रथम की जहाजी बेड़ा ने समुद्र पार करके श्री विजय साम्राज्य की राजधानी कठा या कडारम सुमात्रा को जीत लिया और वहां के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने कंडारम विजय के उपलक्ष्य में कडार कोंड की उपाधि धारण करी। श्री विजय महाराज और जीत के क्रम में उसने कडारम के अतिरिक्त पंडई, मलयूर, मप्पपिरुडिगम, इलंगा शोक आदि नगरों पर अधिकार कर लिया और ये सारे स्थान मलय प्रायद्वीप में स्थित थे। नेक्स्ट है, गंगे कोंड चोलपुरम में कितने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कराया है राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस आक्रमण का नेतृत्व विक्रम चोल ने किया। 1022 से 23 में चोल सेनापति ने पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था और इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल का विरुद्ध धारण किया। उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई और उसका नाम गंगे कोंड चोलपुरम रखा तथा यहाँ पर उसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? तो ये थी राजेंद्र प्रथम की उपाधि। चोल वंश का सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम था। अपनी महान विजयों के द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना करी। यहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया? तो ये राजेंद्र प्रथम ने कराया, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम में युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद उसी क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। 1062 में चोल सेनाओं के द्वारा कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्यों यानी कि सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था। किसके काल में गंगे कोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी
राजधानी बनी, तो ये बनी थी राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पराजित राजाओं से गंगा जल से पूरित कलशों को बड़े आदर के साथ सुप्रसिद्ध चोल गंग नामक नवनिर्मित तड़ाग में एकत्र करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण करी। उसने गंगा जल से अभिषिक्त एक जय स्तंभ भी निर्मित करवाया। उसने उक्त गंगा जल पूरित तड़ाग के चतुर्दिक अपनी नवीन राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम का विन्यास करवाया, जो तमिलनाडु प्रदेश के वर्तमान तिरुचिरापल्ली जनपद में अवस्थित है। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? ये किया है महिपाल प्रथम ने। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में सेना भेजी। गोविंद चंद्र को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे भी पराजित किया। पराजित पाल नरेश युद्ध क्षेत्र में भाग गया और इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम को माना जाता है, जिसने मदुरा के पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह तमिलनाडु में पेन्नार और बेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया और इस वंश का महानतम शासक करिकाल था। उसने कावेरी पट्टनम नामक तटीय राजधानी की स्थापना करी। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया था। चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक था जिसने श्री विजय पर आक्रमण किया। चोलों के जाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी पार कर श्रीविजय नरेश संग्राम विजयोतुंग वर्मन को पराजित किया और उनके 12 द्वीपों को हस्तगत कर लिया था। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो ये चलाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय वैजयंती फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने श्रीविजय शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप सम्मिलित थे। उसका यह अभियान पूर्णतः सफल रहा। शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया और इस सैन्य अभियान का विवरण तिरुवांगांडू ताम्रपत्र में मिलता है। राजेंद्र के शासनकाल के 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडे ताम्रपत्रों में भी इस विजय की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो राजेंद्र प्रथम की उपाधि पंडित चोल थी। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजा राज प्रथम का पुत्र था। इसने 1015 से 1044 तक शासन किया। इसकी उपाधि थी गंगे कोंड, वीर राजेंद्र, कंडार गोंड, मुंडियो चोल, पंडित चोल, परकेशी वर्मन, निगरिल चोल। वीएस स्मिथ ने इसे दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम की उपाधि पंडित चोल और उसके विद्यानुराग की पुष्टि करती है। नेक्स्ट है स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन। उर क्या था? तो उर था ग्राम की साधारण सभा। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्वायत्ता शासी संस्थाएं थी। ये संस्थाएं चोलों के पहले से विद्यमान थी, लेकिन राजेंद्र चोल ने इन्हें सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया। उर ग्राम सभा को उदार या उर अथवा सभा कहा जाता था। कोट्टम या गांव दो प्रकार के होते थे। साधारण ग्राम जिनमें सभी जातियों के सदस्य रहते थे वो उर कहलाते थे और ऐसे ग्रामों की सभा को उर या उरार कहा जाता था। दूसरी श्रेणी के ग्राम विद्वानों को दान में जाते थे। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम थी, तो ये थी तड़ाग समिति। चोल काल के समग्र ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम तालाब समिति के नाम से भी जाना जाता था, जिसका काम तालाब की देखभाल और मरम्मत के लिए एरियाम नामक नियमित कर लिया जाता था, जिसकी सदस्य संख्या होती थी 6। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो वो था वरित्तोपो गक्त। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस काल के प्रमुख शासकों में राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में राजस्व अधिकारी या कार्य वरित्तोपोत गक्त देखते थे। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था और सभा के सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। नेक्स्ट है चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी, तो ये कहलाती थी आलुंगड़म। उर एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, जिसे ग्रामपुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहा जाता था। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था, तो चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम होता था इसका कौन होता था? स्वशासन। चोल शासन प्राचीन भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है और स्वशासन में जो ग्राम सभाएं होती थी उन्हें काफी अधिकार दिया जाता था, जो लगान वसूली हुआ करता था। इसका अधिकार ग्राम सभाओं को चोल शासन में दिया गया था। नेक्स्ट है चोल काल के उत्तर मेरुर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये सही नहीं है। उत्तर मेरुर सभा चोल सम्राट पारंतक प्रथम के 9वें शासनकाल में उत्तर मेरुर सभा ने प्रस्ताव पारित कर कार्यकारिणी समिति के नियमों को निश्चित किया। प्रत्येक ग्राम को
30 उपखंडों में बांटा गया। प्रत्येक उपखंड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। उम्मीदवार 35 से 70 वर्ष की आयु के बीच के होते थे। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। चुनाव लॉटरी पद्धति पर होता था। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में उदासीन वार्यम किस विभाग से संबंधित था? तो विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। उदासीन वार्यम के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सन्यासियों की एक संस्था थी, किंतु इसका कार्य विदेशियों की देखरेख करना था। चोल ग्राम प्रशासन में एक कार्यकारिणी समिति कार्य करती थी। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी और इन्हें वार्यम कहा गया। ये समितियां अलग अलग विभागों का काम देखती थी, जैसे तोट वार्यम, उद्यान समिति, न्यायोत्तर वार्यम और न्याय समिति। नेक्स्ट है, निम्नांकितों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में से कीजिए। तो ये है आपका वीर राजेंद्र प्रथम, उसके बाद है आपका विक्रम चोल, राजराज द्वितीय और कोलोतुंग तृतीय। ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम समुदाय में W.H. वाइगर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े थे। ये आपका सही नहीं है। तो ग्राम समुदाय के विषय में उक्त विवरणों में दिखा गया कथन सही है कि दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। B.H. बेडले पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों के द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गाँव से बंधे हुए थे। W.H. वाइगर अमेरिकी मानव विज्ञानी थे। इन्होंने अपने शोध के माध्यम से ग्रामीण किसानों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में वर्णित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? ये होता है मंडलम, कोट्टम और नाडु। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टम और वलनाडु में हुआ था, जो आजकल की कमिश्नियों के बराबर होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या नाडु थी, अतः चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम है मंडलम, कोट्टम और नाडु। नेक्स्ट है, चोलों के स्थानीय स्वायत्तशाली ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है और इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो ये है पारांतक प्रथम से। पारांतक प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया, अनेक यज्ञ किए और मंदिर बनवाए। उसके उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो उर के अधीन होती थी। चोलकालीन शासन में ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी, उर और सभा या महासभा। उर सर्वसाधारण की संस्था थी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में पाड़ी कवल से तात्पर्य है। तो पाड़ी कवल से तात्पर्य है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। चोल प्रशासन में पाड़ी कवल का आशय गांव की चौकीदारी के शुल्क से माना जाता है और इस काल में स्थानीय सामंत या शक्ति संपन्न अधिकारी को एक विशेष प्रकार के सुरक्षा कर अलग से प्रदान किया जाता था, जिसके बदले विशेष क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता था। नेक्स्ट है, नाडु क्या था? तो नाडु एक प्रशासकीय विभाग है। चोलकालीन प्रशासन में स्थानीय सुशासन का पूर्ण विकास हुआ, जिसमें नाडु एक प्रशासनिक इकाई थी तथा नाडु जिले के समान था। नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये पारांतक चोल के शासनकाल से संबंधित है। चोल शासक पारांतक प्रथम के 2 अभिलेख 919 और 929 के उत्तर मेरूर में मिले हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल स्वायत्त शासन प्रणाली का वर्णन मिलता है, जिसमें सभा के गठन का विवरण प्राप्त होता है। सभा या महासभा ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्रामों को ब्राह्दे या मंगलम भी कहा गया है। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। तोड़ मंडलम, चोल मंडलम के लेखों से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है। इससे स्पष्ट है कि कांची और मद्रास क्षेत्रों में ऐसी कई सभाएं थी। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें वार्यम कहा गया है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तमिल में इसका अर्थ आय या कन्नड़ में कड़ी मांग है। शास्त्री इसे संस्कृत वार का तमिल रूप मानते हैं, जिसका अर्थ है चुना हुआ। एक लेख में सभा की कार्य समिति को वर्णम कहा गया। सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्तियों को वारियर कहा जाता था। नेक्स्ट है, चोलों के अंतर्गत तट्टटोली पर अदा करते थे। ये अदा करते थे सुनार। चोलों के अंतर्गत तट्टटोली कर सुनार अदा करते थे। सुनार सर्वोधोम में लगे थे। वे सोना, मूंगे, जवाहरात आदि की सहायता से नाना प्रकार के आभूषण और शंखाकार चूड़ियां बनाते थे। आभूषणों की उच्च कुल की स्त्रियों में बड़ी मांग थी। उच्च कुल की महिलाएं इन्हें धारण कर अपने घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर सड़कों पर होने वाले उत्सव का आनंद लेती थी। शिल्पाधिकारण कथा का मूल कड़िक का आभूषण नुपुर ही है। रत्नजड़ित आभूषणों का प्रचलन स्त्रियों और पुरुषों दोनों में था। यम्मे नामक मोतियों से जड़ित एक टोपी नुमा आभूषण को स्त्रियां बड़ी शौक से धारण करती थी।
नेक्स्ट है चोल राज में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय है नाडु के खर्च के लिए एक कर। ठीक है, चोल राज में नाट्य विनियोगम नाडु के खर्च के लिए एक कर था। चोल राज में मंदिरों को दान में दी गई भूमि कर मुक्त होती थी और इस भूमि पर रैयतों से विशेष शुल्क की उगाही को नाट्य विनियोगम कहा जाता था। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या नाडु थी। नाडु को सभा को नाट्यार कहा जाता था, जिसमें सभी गांवों और नगरों के प्रतिनिधि होते थे। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंध करना था। इसे किसी भू राजस्व में छूट दिला देने का भी अधिकार था। नाडु अपने नाम से दान देते थे और अक्षय निधियां प्राप्त करते थे। नाट्यार को भूमि का वर्गीकरण करने और तदनुसार राजस्व निर्धारित करने का भी काम सौंपा गया था। इसे किसी भू राजस्व में छूट दिला देने का भी अधिकार था। कभी कभी ये मंदिर का प्रबंध भी करती थी। नेक्स्ट है चोल शासकों के काल में अधोलिखित वार्यम में से कौन प्रधान प्रशासन का कार्य देखता था। तो ये तोट वार्यम देखते थे। चोल काल में गांवों के कारोबारों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वार्यम कहा जाता था। संवत्सर वार्यम वार्षिक समिति कहलाती थी। एरी वार्यम तालाब समिति को कहा जाता था और उद्यान समिति तोट वार्यम कही जाती थी। प्रत्येक सभा और महासभा के अंतर्गत कई समितियां होती थी, जिन्हें वार्यम कहा जाता था। ये समितियां अलग अलग विभागों का काम देखती थी। नेक्स्ट है चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था कि सभी भूस्वामियों की पात्रता देखी जाती थी, पद परिवर्तन किया जाता था और लॉटरी के द्वारा चयन होता था। तो चोल शासक पारंतर प्रथम के उत्तर मेरू लेख से अधिकारियों के चयन की सूचना मिलती है और इसके अनुसार केवल वे ही व्यक्ति सदस्यता के पात्र होते थे जो 35 से 70 वर्ष की आयु के होते थे, जिनके पास 1/4 वेली भूमि होती थी और जो किसी एक वेद या उसके भाष्य का ज्ञाता हो और जिनके पास अपना आवास हो। इसके अतिरिक्त चुनाव लॉटरी पद्धति से किया जाता था तथा पद परिवर्तन की भी व्यवस्था थी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पहले किसी समिति का सदस्य रह चुका हो तो 3 साल बाद वो पुनः किसी अन्य समिति का सदस्य चुना जा सकता था, लेकिन उम्मीदवारों के मनोनयन की कोई भी सूचना नहीं मिलती है। नेक्स्ट है चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था। तो कुर्रम एक कुछ ग्रामों का समूह होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांतों या मंडलों में विभाजित था। मंडल का विभाजन कोट्टम यानी कि वलनाडु में हो गया, जो आजकल के कमिश्नरों के बराबर होते हैं। कोट्टम को नाडु यानी कि जिलों में बांटा गया था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे, जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। इस प्रकार चोल साम्राज्य क्रमशः घटते क्रम में राज्य मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम और ग्राम थे। ठीक है, अब बात करते हैं चोल कालीन कला और संस्कृति की। तो दक्षिण भारत में एरी वीरापट्टने क्या थी। तो दक्षिण भारत में एरी वीरापट्टने जो थी वो सुरक्षित वाणिज्यिक नगर थे। चोलकालीन दक्षिण भारत में एरी वीरापट्टने सुरक्षित वाणिज्यिक नगर को दर्शाता है। ये व्यापारियों की बस्तियां होती थी, जहां व्यापारी स्थानीय शासन और केंद्र सरकार की मंजूरी से व्यापार के मामलों में विशेषाधिकार का प्रयोग करते थे। चोल प्रशासन में व्यापार मुख्यतः श्रेणियों के द्वारा नियंत्रित होता था, जिसमें मणि ग्रामम नानादेशी वालंजियर प्रमुख थी। इसमें सबसे शक्तिशाली नानादेशी थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डा, पाहकर और सब पेशणम क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो ये चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम, जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया है। भारत में विविध जलवायु क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न फसलों का एक बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र है। दक्षिण भारत में चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम थे, कुड़ापाकर और सब पेशणम। उनका गर्मियों और सर्दियों के मौसम में उगाए जाने वाले चावल की विविधता के नाम पर रखा गया। गर्मियों की फसल के लिए सबसे अच्छी भूमि का एक हिस्सा आवंटित किया गया था, जिसकी उत्पादकता अधिक थी। सर्दियों की फसलें अधिक व्यापक बोए गए क्षेत्र में उगाई जाती थी, हालांकि उत्पादकता आधे या 1/3 से कम थी तथा सकल उत्पादक बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में था। चावल की फसल एक उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल होती है, जिसे औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मृदा चिकनी, गहरी, दोमट, चीका, जलोढ़ होनी चाहिए। उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों के साथ गुजरात के दक्षिणी तट और दक्षिणी भारत में चावल की खेती के प्रमुख भाग थे। 16वीं शताब्दी में बारबोसा ने चावल की बुआई के लिए तटीय क्षेत्र में एक प्रकार की सीड ड्रिल के उपयोग का उल्लेख किया है। वीर वल्लिंगर इनमें से क्या था। तो ये पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का एक संघ था। नेक्स्ट है तंजावुर का वैदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो बिल्कुल सही बात है। और ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है, ये गलत है। ठीक है, तो तंजावुर का जो भव्य मंदिर है वो शिव मंदिर, जिसे राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये सभी भारतीय मंदिरों में से सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसके निर्माण कार्य में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसे सुदूर क्षेत्र से लाया जाता था और इस मंदिर का निर्माण कार्य 1003 से 1010 के मध्य चोल शासक राजा राज प्रथम के शासनकाल में हुआ। इस मंदिर का बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एकाश्म शिखर है, जो अष्टभुज
गुंबद के शक्ल की स्तूपिका है। ये द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है। इस मंदिर में शिव के विविध रूप नटराज, हरिहर, भिक्षाटन, विष्णु अनुग्रह, वीरभद्र, चंद्रशेखर, दक्षिणामूर्ति, अर्धनारीश्वर, भैरव, त्रिपुरांतक इत्यादि मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन आपका बी और सी है, यानी कि दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थे। दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अस्पृश्यों, मुख्य रूप से पंड्यों को अपने समूह से बाहर रखा है। नेक्स्ट है कलिंगतुपर्णी का लेखक कौन था? तो ये था जयकोंटन। ठीक है, नेक्स्ट है विजयालय। अच्छा, यहाँ पे शासक और राजवंश को मिलाना है, तो विजयालय मिलेंगे, चोल शासक थे। पुलकेशिन प्रथम जो थे वो चालुक्य बादामी थे। सिंहवर्मन जो थे वो पल्लव थे, और विजयादित्य जो थे वो आपके चालुक्य वंशी थे, गलत मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था, बिल्कुल सही बात है। राजस्व का आकलन तथा संग्रहण कॉर्पोरेट निकायों के द्वारा होता था, ये गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो ये पढ़ चुके हैं। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम। ठीक है, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी, ये भी पढ़ चुके हैं। ये नाडू में कार्यरत थी। ठीक है, ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले गांव से थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक चोलकालीन मंदिर है? तो चोलकालीन मंदिर है तंजावुर का वैदेश्वर मंदिर, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन शिव मंदिर है? तो प्राचीन शिव मंदिर है वैदेश्वर। रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चोल के संदर्भ में सही नहीं है? तो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय चोलों से हार गया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, किसके? शैव धर्म के। रिपीटेड। श्री विजय के राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? अच्छा, सारे पढ़ने पड़ेंगे। पाल वंश में देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिया, राइट है। चोल वंश के राजा राज प्रथम के श्री विजय राज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनसे शत्रुता हो गई, ये भी सही है। मारविजियो तुंगवर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया, ये भी सही, चारों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कथन और कारण। नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था, विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता है, बिल्कुल सही। पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर बर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना करी, ये भी सही है। तो ये और दूर सही है, व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो उरैयूर जो था वो सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरैयूर संगमकालीन चोलों और प्राचीन पांड्यों की राजधानी थी। संगम युग में उरैयूर सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन किया है। उरैयूर को कारी और वाराणम नामों से भी जाना जाता था। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी उत्तम चोल ने। उत्तम चोल शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हैं। उत्तम चोल के शासनकाल तक चोलों ने राष्ट्रकूटों में तोंड मंडलम का क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया था, और आगे चलकर राजा राज प्रथम ने काफी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा को जारी किया। किस चोल शासक को सुंगम तरवृत्त चोल, करों को हटाने वाला की उपाधि मिली है? तो ये मिली है कुलोत्तुंग प्रथम को। कुलोत्तुंग प्रथम व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, और उसके कारण उसे सुंगम तरवृत्त चोल यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी। चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था? तो वेट्टी से अभिप्राय है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। नेक्स्ट है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। ये युद्ध 949 में चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तिथि के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तिथि ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया और तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? रिपीटेड है, परांतक ने धारण की थी। मदुरै के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इनमें से तो कोई नहीं है। चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है चोल शासकों की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो ये था भूमिकर। चोल शासकों के राजस्व या आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थी, और इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप कराई और उसकी
उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया और ये आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। नेक्स्ट है, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? तो भाई उत्तरदायी दक्षिण राज्य इसमें था सभी, होयसल, पांड्य और काकतीय। ठीक है। चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे हैं? तो ये भेजे हैं राजा राज, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग ने भी। ठीक है। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। किसने? कुलोत्तुंग ने 1077 में। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी तो वो थी नगरम। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन कार्य हेतु किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। नेक्स्ट है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त होता है। तो ये होता है तंजौर से। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य तंजौर स्थल से प्राप्त हैं। दक्षिण भारत में चोलकालीन इतिहासकार गोएत्स के अनुसार एक क्षेत्रों में स्वर्णकाल की संज्ञा दी जा सकती है। चोलों के समय कई महत्वपूर्ण नगर थे। चोल शासक अपने ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे और उनके समय नटराज की मूर्ति भी मिलती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ? तो ये हुआ था कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी जिसमें चोल रक्त का मिश्रण था। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या के बाद चालुक्य राजकुमार कुलोत्तुंग प्रथम चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश का एक महान शासक था जिसका दीर्घकालीन शासन कुल मिलाकर समृद्धि और सफलता का काल रहा। उसने प्रजाहित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और उसके लिए अनेक सुधार किए। चोल लेखों और परंपराओं में शुंडम द्रविड करों को हटाने वाला कहा गया जिसमें उसकी लोकप्रियता सूचित होती है। अपने शासन के अंत में उसने शांतिपूर्व राज्य किया। उसने चिदम्बरम के मंदिर और श्रीरंगम की समाधि का वर्धन कराया। 1120 के लगभग उसकी मृत्यु हुई थी। किसने कहा कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया? ये है फर्ग्युसन। कलाविद फर्ग्युसन के अनुसार चोलकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। चोल वंशी शासक उत्साही निर्माता थे और उनके समय में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी नहीं है, मत्स्य है, धनु है और चीता है। ठीक है। चोल राजवंश के शासकों ने चांदी और सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। उनके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर मछली, धनुष और चीता के चिन्ह अंकित किए गए। ये तीनों चिन्ह क्रमशः चोल, पांड्य और केरल राज्यों के राजकीय चिन्ह प्रतीत होते हैं। इन सभी राज्यों पर अधिकार करने के उपरांत चोल शासकों ने उक्त चिन्हों से युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चोलों के सिक्कों पर हाथी का चिन्ह अंकित नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, उसके बाद कैलाश मंदिर एलोरा बना, उसके बाद ब्रजेश्वर मंदिर तंजावुर आया, उसके बाद मीनाक्षी मंदिर मदुरै। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो कैलाशनाथ मंदिर नहीं, बृहदीश्वर मंदिर है, कोरंगनाथ मंदिर है और ऐरावतेश्वर मंदिर है। तो बृहदीश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर राजा राज चोल ने बनवाया। कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतप प्रथम ने। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह ने बनवाया। ऐरावतेश्वर मंदिर राजा द्वितीय चोल ने बनवाया। इनमें सभी मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए। केवल कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह के द्वारा बनवाया गया जो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये थी स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। नेक्स्ट है, 1121 में एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और बाघभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वो स्थित था तिरुवाडुतुरै में। तिरुवाडुतुरै में स्थित आयुर्विज्ञान संस्था में चरक संहिता और बाघभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ न्याय और वैशेषिक आदि की भी शिक्षा दी जाती थी और ये 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध आयुर्विज्ञान संस्था है। नेक्स्ट है, विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राजसभा में था? तो विख्यात तमिल लेखक कंबन जो था वो चोलों की राजसभा में था। कंबन तमिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ कंब रामायण के रचयिता थे और इनका जन्म तमिलनाडु के चोल राज्य में हुआ था। कंबन वैष्णव संत थे। ये कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट है, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? तो ये की है विजयालय ने। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय ने तंजौर और तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और विजयालय शुरुआत में पल्लवों के सामंत के रूप में भी कार्य करता था। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 91 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ में और आपका टॉपिक आई थिंक विदेशी आक्रमण होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।